पवन वुल्फ टाउन के उच्च पुजारी ने गहरी सांस ली। वृद्ध होने के बावजूद उसने अपनी भावनाओं को काबू में किया और अचानक पवन वुल्फ हार्ट को निगल लिया। तुरंत ही उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसकी आभा जो 7वें क्रम पर थी तेजी से 6ठे क्रम पर गिर गई और फिर धीरे धीरे 5वें क्रम तक आ गई। उसकी उम्र भी स्पष्ट रूप से बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। पवन वुल्फ टाउन के उच्च पुजारी के मन में गहरी पीड़ा थी। वह धीमी आवाज में लगातार दहाड़ रहा था और दुखी होकर चिल्ला रहा था, लेकिन जेन की पहले से सूखी लाश में जीवन का कोई संकेत नहीं था। एलारा पास ही खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसे महसूस हुआ कि उसे इस जगह से तुरंत चले जाना चाहिए। पवन वुल्फ टाउन का उच्च पुजारी और मृतक स्वामी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण पात्र थे जितना उसने सोचा था। विंड वुल्फ टाउन की हाई प्रीस्ट धीरे से खड़ी हुई। उसकी नज़र एलारा पर जल रही थी। उसने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में जो कठोरता थी वह और भी गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस 7वें क्रम के फ्लैश तेंदुए की उपस्थिति को अपनी यादों में बसाना चाहती थी। हाई प्रीस्ट के हाथों से एक बवंडर निकला जिसने विंड वुल्फ टाउन के मृतक भगवान जेन के शरीर को ऊपर उठा लिया। नासाविन लाश को साथ लेकर वह धीरे धीरे विंड वुल्फ टाउन की ओर उड़ी। एलारा ने कुछ कदम आगे बढ़ाए लेकिन फिर रुक गई। कुछ देर सोचने के बाद वह विपरीत दिशा में मुड़ी और तेजी से चली गई। यहां आने का उसका उद्देश्य ही पूरा हो चुका था। उन्होंने जीवित बचे फ्लैश तेंदुए के बच्चों को बचा लिया था। मुख्य अपराधी मर चुका था और काफी संख्या में पवन भेड़ियों को मार दिया गया था। एलारा के लिए एकमात्र अस्पष्ट पहलू विंड वुल्फ टाउन के उच्च पुजारी और मृतक विंड वुल्फ लॉर्ड के बारे में था, जिनके बारे में निश्चित रूप से कुछ खास था। हालांकि वह चिंतित नहीं थी। चाहे वे दोनों कितने भी खास क्यों न हों, फ्लैश तेंदुओं के पास उच्च नैतिक आधार और कानूनी औचित्य था। इसे ध्यान में रखते हुए उसने वापस लौटने और पहले अपने कबीले को रिपोर्ट करने का फैसला किया। पवन भेड़िया नगर के उच्च पुजारी पवन भेड़िया भगवान के शरीर को पकड़े हुए धीरे धीरे शहर की ओर उड़े वेदी तक पहुंचे, जहां उन्होंने धीरे से जेन के शरीर को बीच में रख दिया। वह कुछ बुदबुदाने लगी और जैसे जैसे वह कुछ कहती गई उसकी आंखों की लाली और गहरी होती गई। वेदी धीरे धीरे हिलने लगी और इसकी सतह पर धीरे धीरे हरे रंग की रोशनी के पैटर्न उभरने लगे। वेदी के ऊपर जेन के शरीर से भी पन्ना हरा प्रकाश निकल रहा था, जिसमें हल्के सोने के धब्बे भी मिले हुए थे। महान पवन भेड़िया राजा, आपकी संतान मारी गई है। आपके वंशज के रक्त की बलि देकर मैं आपसे विनती करती हूं, हमें, मां और बच्चे को न्याय प्रदान करें। पवन वुल्फ टाउन के उच्च पुजारी ने आकाश की ओर एक तीखी गर्जना की और रक्त लाल आभा वाला एक चमकीला हरा प्रकाश आकाश में उछला, जो तुरंत एक विशाल हरे और लाल प्रकाश स्तंभ में बदल गया। जब यह हरा और लाल प्रकाश स्तंभ दिखाई दिया तो पूरा विंड वुल्फ टाउन हिंसक रूप से कांप उठा। लकड़ी के घर के अंदर आदित्य राज, जो फ्लैश तेंदुए के आक्रमण के बाद हाई अलर्ट पर था, आकाश में प्रकाश स्तंभ को उड़ते हुए देखकर चौंक गया। वेदी की ओर देखते हुए वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। चाहे वह हेमा हो, 3 राज भाई हो या हिमांशी हो, इस समय उन सभी को लगा कि उनके खून में उबाल आ रहा है और यहां तक कि उनकी भावनाएं भी प्रभावित हुई थीं। यह वास्तव में क्या है? विंड वुल्फ टाउन से 5 किलोमीटर पश्चिम में तेजस ने शान से जमीन पर लैंड किया। जैसे ही उसने चारों ओर देखा, एक बड़े पेड़ के पीछे से एक आकृति उभरी। रिडेम्पशन सोसाइटी का बाघ आदमी ने तेजस को इशारा किया, जो तुरंत उसके पीछे चला गया। चल दर, ज्यादा कुछ कहे बिना बाघ आदमी तेजस को दूर ले गया। उसी समय बाघ आदमी को कुछ आभास हुआ और वह अचानक रुक गया और पीछे मुड़ गया। तेजस को अपने भीतर पवन भेड़िए की छाप धड़कती हुई महसूस हुई। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि विंड वुल्फ टाउन की दिशा से आकाश में एक विशाल हरा प्रकाश स्तंभ उठ रहा है, जिसमें रक्त लाल रंग के रेशे मिले हुए हैं, जैसे कि वह दूषित हो गया हो। इतना तीव्र आक्रोश, यह क्या है? बाघ आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। चलो, हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि विंड वुल्फ टाउन में कुछ अप्रत्याशित हुआ है। यह कहते हुए उसने तेजस की बांह पकड़ ली और तेजी से भाग गया। काली शहर, विंड वुल्फ पैतृक घर। विभिन्न दुर्लभ फर से सुसज्जित एक कमरे में एक बुजुर्ग विंड वुल्फ आराम कुर्सी पर लेटा हुआ था। अचानक उसका शरीर जोर से कांपा और वह सीधा होकर बैठ गया। यह बुजुर्ग विंड वुल्फ लगभग 2 मीटर लंबा था,
अपनी बढ़ती उम्र के बावजूद एक मजबूत और प्रभावशाली आकृति वाला। आश्चर्यजनक रूप से वह वास्तव में लगभग पूरी तरह से इंसान जैसा दिखता था, सिवाय उसकी पीली हरी त्वचा और पन्ने हरे बालों के। बालों के हर एक कतरे से एक हल्की हरी चमक निकलती थी और उसकी गहरी हरी आंखें अथाह तालाबों की तरह गहरी थीं। उसके मुंह से एक गहरी दहाड़ निकली, कौन मेरी संतान को छूने की हिम्मत करता है? अगले ही पल पूरा विनवुल्फ पैतक घर कांप उठा। काली सिटी सेंटर स्क्वायर के किनारे आन्या मिल्क टी शॉप। आन्या, उसकी माँ मीरा और एक महिला कर्मचारी सभी व्यस्त थे। उनके काम का स्पष्ट विभाजन था। मीरा दूध वाली चाय बनाती थी, आन्या नकदी संभालती थी और महिला कर्मचारी ग्राहकों को दूध वाली चाय परोसती थी। हर शाम उनका सबसे व्यस्त समय होता था। काली चौक भी इस समय के आसपास अधिक जीवंत हो जाता था। बेशक इस क्षेत्र में केवल काली शहर के शक्तिशाली कबीलों के सदस्य ही सक्रिय होते थे। महिला कर्मचारी अचानक आश्चर्य से बोली। आन्या ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन उसकी मां मीरा ने सहज ही अपना सिर घुमाकर देखा और वह भी चौंक गई। एक मजबूत पवन भेड़िया जो अभी अभी दूध वाली चाय खरीद कर लाया था, अचानक एक चमकदार हरे प्रकाश के साथ चमक उठा। इस हरे प्रकाश ने भी आन्या का ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले कि वे पूछ पाते कि क्या हो रहा है, पवन भेड़िया अचानक पलटा और भाग गया। उसने दूध वाली चाय लेने की भी जहमत नहीं उठाई, जिसके लिए उसने पहले ही भुगतान कर दिया था। काली स्क्वायर पर उपस्थित कुछ पवन भेड़ियों ने अचानक रात को हरे प्रकाश वाले लैंप की तरह रोशन कर दिया। बिना किसी अपवाद के वे सभी तेजी से आगे बढ़े और पवन भेड़ियों के पैतृक घर की दिशा में बढ़ गए। 2 दिन बाद काली नगर के द्वार के पास 2 आकृतियां, एक बड़ी और एक छोटी, दिखाई दी। दोनों सिर झुकाए शहर के फाटक की ओर चले। छोटे आकार के व्यक्ति ने चुपचाप अपना सिर ऊपर उठाकर सामने स्थित ऊंचे शहर के टॉवर को देखा और उसके मुंह के कोने पर मुस्कुराहट उभर आई। काली सिटी, मैं आ रहा हूं। आन्या, मैं आ रहा हूं।